एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स फॉर डायबिटीज़। पेंक्रियाज का 99% पोर्शन एक्सोक्राइन होता है और 1% एंडोक्राइन पोर्शन होता है। अब 1% एंडोक्राइन पोर्शन ये बना हुआ होता है 4 टाइप ऑफ सेल्स का। अल्फा सेल्स जो कि ग्लूकागोन को रिलीज करते हैं, बीटा सेल्स जो कि अबंडेंट होते हैं और ये इस एंडोक्राइन पोर्शन की कोर में प्रेजेंट होते हैं। ये रिलीज करते हैं इंसुलिन और सी पेप्टाइड को। डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन रिलीज करते हैं। सोमेटोस्टेटिन एक इनहिबिटरी हार्मोन है, तो ये अल्फा बीटा और एफ सेल्स की सिक्वेशन को इनहिबिट करता है। एफ सेल्स जो ये पेंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करता है और उस पॉलीपेप्टाइड का काम ये होता है कि वो गैस्ट्रिक एम्पिटिंग को इनहिबिट करके फिर डाइजेशन को फैसिलिटेट करती है। डायबिटीज़ के 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर हम टाइप 1 और टाइप 2 के डिफरेंस की बात करें तो टाइप 1 जो है वो चिल्ड्रन, एडोलेसेंट और यंग एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन होती है, जबकि टाइप 2 35 ईयर्स ऑफ एज के बाद कॉमन होती है और ये बाद में होती है। और अब इसका इंसिडेंस टाइप 2 डायबिटीज़ का चिल्ड्रन में भी बढ़ रहा है ड्यू टू ओबेसिटी। अब टाइप 1 में ऑटो इम्यून कॉज होता है और ऑटो इम्यूनिटी की वजह से बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, जबकि टाइप 2 में बीटा सेल्स बिल्कुल सही होते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं नॉर्मल इंसुलिन। इंसुलिन को मतलब वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इंसुलिन नॉर्मल अमाउंट में होती है, एक्सेसिव अमाउंट में होती है ब्लड में। लेकिन अब मसला क्या होता है इसमें कि इंसुलिन की खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जो इंसुलिन ने जिस ऑर्गन पे एक्ट करना होता है वहाँ के रिसेप्टर्स में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिस वजह से इंसुलिन के इफेक्ट्स नहीं आ रहे होते और ये ओबेसिटी रिलेटेड होता है। अब टाइप 1 में क्या है कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा तो हम एक्सोजिनस इंसुलिन देंगे। टाइप 2 में क्या होता है कि नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स दिए जाते हैं पहले, लेकिन लेटर ऑन क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन हो रही होती है बीटा सेल्स की, तो लेटर ऑन इंसुलिन थेरेपी भी नीडेड होती है। अगर हम इंसुलिन सिंथेसिस की बात करें तो पहले प्री प्रो इंसुलिन बनता है। हमें पता है कि इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड्स की बनी हुई एक प्रोटीन होती है। पहले और दो चेन्स होती हैं उसमें, अल्फा चेन और बीटा चेन। बीटा चेन 30 अमाइनो एसिड की होती है और अल्फा चेन 21 अमाइनो एसिड की। पहले प्री प्रो इंसुलिन बनता है, उसके बाद प्रो इंसुलिन, और प्रो इंसुलिन की फर्दर क्लीवेज होती है बाय एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम और ये इंसुलिन और सी पेप्टाइड बनते हैं। अब इंसुलिन और सी पेप्टाइड जो है वो इक्वल अमाउंट्स में रिलीज हो रहे होते हैं, इक्वल अमाउंट में रिलीज हो रहे होते हैं। अब सी पेप्टाइड का कोई फंक्शन नोन नहीं है, लेकिन ये है कि सी पेप्टाइड को हम यूज़ करते हैं टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन। मतलब इसको हम मेजर करके हम समझ सकते हैं कि इंसुलिन की भी इतनी ही कंसंट्रेशन होगी क्योंकि ये इक्वल अमाउंट में रिलीज होते हैं। अब अगर हम इंसुलिन के रिलीज की इंसुलिन कैसे रिलीज होती है उसकी बात करें तो ग्लूकोज, हमें पता है कि मतलब हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में और वो ग्लूकोज वो बीटा सेल्स में ग्लूकोज रिसेप्टर्स के थ्रू एंटर होता है और इस ग्लूकोज की फर्दर ब्रेक डाउन होगी ग्लूकोज थ्रू ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल एटीपी बनाएगा और एटीपी सेंसिटिव चैनल्स होते हैं बीटा सेल्स की मेम्ब्रेन में। ये एटीपी सेंसिटिव जो पोटेशियम चैनल्स हैं, अब एडीपी जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये इन पोटेशियम चैनल्स को ओपन रखता है, जबकि अब एटीपी बन गया तो एटीपी इनको इनहिबिट करता है। अब पोटेशियम चैनल इनहिबिटेड हो गया, इसका मतलब कि पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा, पोटेशियम का इफ्लक्स नहीं होगा, अंदर पोटेशियम रहेगा सेल्स में, तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। -70 मिली वोल्ट से जो -70 मिली वोल्ट से पोटेंशियल -50 हो जाएगा। और मतलब इस वोल्टेज पे वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और कैल्शियम अंदर है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा और कैल्शियम की वजह से कैल्शियम इंड्यूस एक्सोसाइटोसिस होगी इन वेसिकल्स जो कि पहले ही बनी होगी बीटा सेल्स में, इनकी एक्सोसाइटोसिस होगी और इंसुलिन और सी पेप्टाइड इक्वल अमाउंट में रिलीज होगा। अब इंसुलिन का काम क्या है कि इंसुलिन लिवर पे एक्ट करता है, फैट सेल्स पे और मसल्स पे। अब लिवर में वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा। फैट सेल्स में वो ट्राइग्लाइसराइड्स की फॉर्मेशन कराएगा, लाइपोलाइसिस को इनहिबिट कराएगा। ग्लूट4 जो रिसेप्टर्स हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनकी एक्सप्रेशन करवाएगा, उनको बनवाएगा। उसके अलावा लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करेगा और ट्राइग्लाइसराइड की डिपोजिशन होगी। अब मसल्स में ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है इंसुलिन और इसके अलावा ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाएगा।
अब इंसुलिन जो है इन टारगेट ऑर्गन्स पे एक्ट करता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, और ये 7 पास रिसेप्टर्स होते हैं। अब अगर हम इंसुलिन की फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इंसुलिन को हम कैसे बनाते हैं, थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ई कोलाई और यीस्ट को यूज़ करके। अब ड्यूरेशन और ऑनसेट के बेसिस पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ई कोलाई और यीस्ट से इंसुलिन को बनाया जाता है। ड्यूरेशन और ऑनसेट के बेसिस पे इंसुलिन की टाइप्स होती हैं कि वो रैपिड एक्टिंग होता है, शॉर्ट एक्टिंग जिसको रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं, और इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है और लॉन्ग एक्टिंग। अब किस किस रूट्स के थ्रू हम इसको दे सकते हैं, तो ओरल रूट के थ्रू हम इंसुलिन को नहीं दे सकते, क्योंकि जो एंजाइम्स होती है वो इंसुलिन एक प्रोटीन है तो उसकी डाइजेशन कर देंगी, उसको ब्रेक डाउन हो जाएगी इंसुलिन की। इसलिए हम इंसुलिन को हमेशा सबक्यूटेनियसली दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ इमरजेंसी कंडीशन है अगर, तो फिर उसमें हम आईवी देते हैं, उसको आईवी दे सकते हैं। और इन्फ्यूजन फॉर्म भी अवेलेबल होता है। अब इन्फ्यूजन फॉर्म जिसको हम पंप इंसुलिन भी कहते हैं, इसमें से इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो रहा होता है। और इनहेलेशनल फॉर्म भी अब अवेलेबल है। अगर हम इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सीरियस साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। इस वजह से जब भी इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है तो कोई टॉफ़ी शुगर पहले ही दी जाती है, या फिर ग्लूकागोन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाई जाती है। और इंसुलिन का साइड इफ़ेक्ट है वेट गेन, क्योंकि हमें पता है इंसुलिन लाइपोजेनेसिस करवा रहा है और उसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा है, तो वेट गेन होगा। और लोकल इंजेक्शन साइट रिएक्शन जैसे कि पेन हो सकता है, लाइपोडिस्ट्रोफी भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। इंसुलिन इंड्यूस इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होंगे, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे अगेंस्ट इंसुलिन। और इंसुलिन का ये भी है कि इंसुलिन ब्रोंको स्पाज्म भी करवा सकता है, इसलिए ये कंट्राइंडिकेटेड होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट में और अस्थमा वाले पेशेंट में।